हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि सेक्ट और कल्ट जो होते हैं हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स के सब ग्रुपिंग्स होते हैं। मतलब अलग अलग जो रिलीजन्स होते हैं हमारे देश के अंदर, जितने भी धर्म हैं, उनकी सब डिवीजन जो होती है वो सेक्ट्स और कल्ट्स की फॉर्म में होती है। अब ये दोनों टर्म जो हैं मुझे आपको समझानी है, ठीक है, कि सेक्ट और कल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्ट की या सेक्ट्स की। क्या मतलब होता है सेक्ट का? देखो, मान लो एक लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी है, ठीक है, हिंदुज्म को फॉलो करने वाले इतने बड़ी जनसंख्या में लोग हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या है, आप कुछ लोगों को निकाल दो, वो फॉलो हिंदुज्म को ही कर रहे हैं, फॉलो वो हिंदुज्म को ही कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ कैटेगरी ऑफ जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपने जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिस प्रकार से बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स को लेकर चल रहे हैं ना, उनसे वो थोड़ा सा डिफरेंट, अलग वे में अप्रोच अपनी बनाकर लेकर चलना चाहते हैं। तो मान लो, जैसे क्या है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं सिर्फ इसको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। हिंदुज्म धर्म के अंदर ही ये चीज प्रैक्टिस करी जाती थी, सती प्रथा, हाँ या ना? है ना? अब इसको पूरा हिंदू समाज फॉलो करता था, हाँ या ना? इसमें से लेकिन मान लो कि यार मैंने देखा, यार कोई एक लेडी है, उसकी क्या गलती कि वो कम उम्र के अंदर विधवा हो गई, उसकी भले दूसरी शादी मत करवाओ लेकिन उसको जीने तो दो। अब मेरे जैसी थिंकिंग वाले लोग हैं, हम लोग सारे हिंदू ही, लेकिन मेरी जैसी थिंकिंग वाले लोग, मुझे शुरू में 5 लोग मिले, 15 लोग मिले, 25 मिले, फिर ऐसे करते करते लाखों लोग हो गए, हजारों हो गए, करोड़ हो गए, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी मैं सेट की बात कर रहा हूं, सेट हमेशा जो लार्जर रिलीजियस ग्रुप होगा उससे हमेशा छोटा ही होगा, उसका छोटा बच्चा ही होगा। तो मैं अपनी थिंकिंग जैसे जितने मर्जी लोग जैसे जोड़ लूंगा ना किसी चीज को लेकर, वो मेजॉरिटी जो फॉलो कर रही होगी वो रिलीजियस कम्युनिटी, उससे हमेशा हम लोग कम रहेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल यह आया होगा कि सर, आज के समय में तो 99.99% हिंदू तो यही बोलेंगे कि सती प्रथा गलत है, फॉलो नहीं होना चाहिए। तो अब सेक्ट क्या है? तो इसको कहा जाता है कि रिलीजन के अंदर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, किसी एक प्रैक्टिस को लेकर, किसी एक रिचुअल को लेकर, किसी एक थिंकिंग को लेकर। मैं यहां पर सिर्फ आपको, जैसा कि मैंने कहा था, एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूं कि सती प्रथा को खत्म कर देना चाहिए, ये चीज फॉलो नहीं होनी चाहिए, और विधवाओं की भी शादी करवानी चाहिए। खैर, शादी करवाने का मसला एक अलग है, लेकिन एटलीस्ट उनको जीने का हक मिलना चाहिए, उनको बर्निंग फायर पर, बर्निंग चिता पर अपने हस्बैंड की बैठना ना पड़े, जिंदा ना चल जाए वो। तो मतलब ऐसी थिंकिंग वाले जो लोग हैं, हम मेजर रिलीजियस कम्युनिटी से अलग हुए, और हमारी सोच, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारे रिचुअल्स इनसे अलग हैं, तो हम क्या बने? एक सेपरेट सेक्ट बन गए। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं होता, यहां पर तो मैंने आपको बहुत कम बात बताई है इसके बारे में। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता, थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। एक लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी है, सेक्ट एक उसका सब ग्रुप है, और इस सब ग्रुप के अपने खुद की ही रीति रिवाज, परंपराएं, प्रैक्टिसेस, सोच, रिचुअल्स, ये सब चलते हैं। सेट क्रिएट कैसे होते हैं? दे आर यूजली क्रिएटेड जब एक सब ग्रुप, मतलब ये एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर से कुछ लोगों को ऐसा फील होने लगा कि
हमारे सोच विचार जो लार्जर ग्रुप के लोग हैं उनसे थोड़े से अलग है, उनको ऐसा फील होने लगा। या जब उनको ये लगता है कि लार्जर ग्रुप जो है वो अपनी ही अपनी बातें करे जा रहे हैं, अपनी बिलीफ प्रैक्टिसेस रिचुअल्स जो हैं हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिससे हम बिल्कुल वाकिफ नहीं रखते हैं, हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। अब ये जो बिलीफ टेंशन होती है, ये एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, बिलीफ टेंशन। बिलीफ टेंशन मतलब क्या? मेरे ऊपर मेजॉरिटी ग्रुप का प्रेशर है उनकी बातों को, उनकी सोच को, उनके रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करने के लिए, क्योंकि मैं बॉयकॉट नहीं होना चाहता। हम माइनॉरिटी के अंदर लोग हैं, 5-10 लोग थोड़ा सा अलग होकर सोच रहे हैं, लेकिन हमसे ऐसा करते हुए रहा भी नहीं जा रहा। यह है बिलीव टेंशन। मैं लार्जर ग्रुप का पार्ट हूं, मैं उसी धर्म से बिलोंग करता हूं, लेकिन उनकी बिलीफ प्रैक्टिसेस रिचुअल्स और मेरे जैसे कुछ और लोग, 8-10 लोग नहीं फॉलो करना चाहते वो मेजॉरिटी ग्रुप के बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को, रीति रिवाज परंपराओं को। इस बिलीफ टेंशन की वजह से एक कंसेप्ट का बर्थ होता है विच इज नोन एज स्किज्म। अब स्किज्म क्या होता है? जब कोई भी एक सेक्ट, कोई भी गिने चुने जो लोग थे, जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम में यहां पर बनाकर दिखाया, ये जो लोग हैं ये लार्जर ग्रुप से अलग हो गए। और किस बात पर अलग हो गए? क्योंकि इनका एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, एक मानसिक तनाव चल रहा था, एक बिलीफ टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से स्किज्म या शिमिज्म आप इसको कह लो, वो बर्थ लेता है, जहां पर एक सेक्ट जो है वो एक लार्जर ग्रुप से ब्रेक अवे हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है। अब सेक्ट को आप एक अलग तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बंदे, इकलौते बंदे से तो चलती नहीं है, लोगों से चलती है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक लार्जर ग्रुप से अलग हो गई और ये अपने खुद के रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो कि लार्जर ग्रुप से अलग है। मान लो हिंदू ये भी हैं और जिनसे अलग हुए हैं वो भी हिंदू थे, लेकिन ये अलग जो हिंदू लोग हुए हैं लार्जर हिंदू कम्युनिटी से, ये सिर्फ अपने खुद के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस ये अलग रखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने अपना सेपरेट सेक्ट बना लिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में अब देखो, सेक्ट एक यूनिवर्सल टर्म है, हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत के लिए ये टर्म जो है ये बिल्कुल थप्पा लगकर फिक्स्ड है, इसका कॉपीराइट है भारत के ऊपर कि भारत का देश ही यूज करेगा इस टर्म सेक्ट को। नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी वो तो देश के किसी भी कोने में हो सकता है। भारत के कंटेक्स्ट में सेक्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज ट्रेडिशन। मान लो किसी एक जगह पर किसी एक एरिया के लोग एक रीति रिवाज परंपरा को फॉलो करते हैं, वो एक ट्रेडिशन को मानते हैं, तो वो भी एक सेक्ट है। जैसे विद इन हिंदुज्म, क्या नॉनवेज खाना ठीक है? क्या बोलता है हिंदू धर्म? बताओ, ठीक है? नहीं, पहले आप नॉर्मल हिंदू धर्म की बात करो। ठीक नहीं माना जाता। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर रहने वाले जो बंगाली हैं वो तो मछली चढ़ाते हैं दुर्गा पूजा में, सुना होगा आपने, पता होगा आप लोगों को। अब देखो यहां पर बात पता है क्या है, अब थोड़ी सी मेच्योरिटी लाने की कोशिश करना अपनी थिंकिंग में। आप यहां पर किसी को सही या गलत नहीं बोल सकते दोस्तों। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि बंगाल के अंदर ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है कि हाँ भाई वो रमेश रमेश है, सुरेश है, वो ये पर्सन है, वो फलाना पर्सन है, ये जो है दुर्गा पूजा पर माता रानी को मछली चढ़ा रहा था, मछली काट डाली इसने, मछली मार डाली। नहीं, बहुत सारी जगह पर जैसे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, लेकिन बहुत सारी जगह पर इतिहास गवाह है इस चीज़ का, आज भी बकरे के कान की
बकरी की कान की या गर्दनों की बलि भी दी जाती है, राइट। अब अगेन मैं फिर से यहां पर एक चीज क्लेम करना चाहूंगा कि ये चीज सही या गलत नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते? उस ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले ऐसे एक लोग नहीं, अनेकों लोग हैं। लेकिन अब आप देखना कि सेक्ट कैसे अलग हो जाता है। सेक्ट मेजर रिलीजियस ग्रुप से कैसे अलग है? क्या मेजॉरिटी हिंदूज ऑल ओवर द वर्ल्ड बकरा काट रहे हैं, बलि दे रहे हैं, मछली चढ़ा रहे हैं दुर्गा पूजा पे? मेजॉरिटी बताओ। नहीं ना। ये कुछ लोग हैं ना जो कि अपनी खुद की ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, परंपराएं अलग करके फॉलो करना चाहते हैं, है ना। तो ये बन गया सेक्ट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको यहां पर एक रूल समझाया था, एक थंब रूल दोस्तों याद रखना, सेक्ट की प्रैक्टिसेस कभी भी मेजर रिलीजियस जो ग्रुप होता है, जो भसड़ की आबादी होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, वो उस पर हावी नहीं हो सकती। अगर चेंज होगा पूरे धर्म में तो वो रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में होगा। जैसे सती प्रथा को आज के समय में हर एक हिंदू गलत ही बोलेगा, क्योंकि वो इंसानियत के अगेंस्ट है। और लोगों को ये चीज महसूस हुई जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, वक्त आगे बढ़ा, जिन लोगों ने आवाज उठाई, है ना। हम अंग्रेजों को थैंक यू इस चीज के लिए भी बोलते हैं कि अच्छा हुआ इनके आने से कम ये कुछ कुछ जो चीजें थी, जो भारत के समाज में जो बड़े सारे जो पाप चल रहे थे, जो घुटन थी औरतों के लिए, वो खत्म हुई काफी हद तक उस जमाने में। ये चीज सती प्रथा वगैरह जैसे जो प्रैक्टिसेस हैं, ये चीज मैं आपको बोल रहा, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बहुत बार जब ह्यूमन राइट्स की वैल्यू लोगों के दिमाग में वक्त और ज़माना आगे बढ़ा, जब ये चीज़ उनके दिमाग में बैठने लगी कि ह्यूमन राइट्स ज़्यादा सुप्रीम है एज कंपेयर टू एक ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस जो कि ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को डिग्रेड करती है, तो लोगों ने ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट को ज़्यादा वैल्यू दी एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, बुद्धिज्म के अंदर भी आपको मैं एक चीज बताता हूं। बुद्धिज्म के अंदर भी जो सेक्ट्स हैं वो आगे चलकर पैदा हुए। देखो, जब गौतम बुद्ध जीवित थे, आपको पता है कोई मेजर डिवीजन नहीं थी। बुद्धिज्म शब्द की जो शुरुआत हुई वो गौतम बुद्ध के साथ हुई। अब गौतम बुद्ध के साथ साथ जब ये जीवित थे तो इनके बिल्कुल कंटेम्प्ररी होकर, इनके साथ साथ होकर पैरेलली दुनिया के कहीं भी, भारत के कहीं भी किसी भी कोने के अंदर बुद्धिज्म की कुछ अन्य प्रकार की प्रैक्टिसेस नहीं चल रही थी कि ऐसा ऐसा करो। जो गौतम बुद्ध हैं वो अपनी मोनेस्ट्री में ऐसा ऐसा करवाते हैं, हम भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं लेकिन हम गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं हैं, उनसे अलग हो गए तो हम ऐसा ऐसा करके प्रैक्टिस करते हैं। उनके जीते जी ऐसा कोई बाइफर्केशन, कोई डिवीजन नहीं हुआ विद इन बुद्धिज्म। डू यू ऑल एग्री? लेकिन बुद्धा ने जब अपना शरीर त्यागा, अपने शरीर को छोड़ा, आप लोगों का होमवर्क इस लेक्चर के लिए ये है, सबसे पहला क्वेश्चन, कि इस इवेंट को हम लोग क्या कहकर संबोधित करते हैं बुद्धा ने जब अपना शरीर छोड़ा। और दूसरा क्वेश्चन ये आपको सर्च करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जब बुद्धा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, वैसे बुद्धा की जान कोई शरीर, उनके शरीर से जान कोई इनसे उनकी तड़प तड़प कर नहीं निकली, इट वॉज हिज विलिंग डिजायर। ठीक है, तो जब बुद्धा अपना शरीर छोड़ने वाले थे और इसी पोज के अंदर जब वो विश्राम करके लेटे हुए थे, इसलिए मैंने ये फोटो यहां पर लगाई है, तो उनके पास उनका कौन सा फेवरेट शिष्य बैठा हुआ था? ये दो क्वेश्चन आपको बताने हैं। लेकिन जब गौतम बुद्ध जो है अपना शरीर जब वो त्याग देते हैं, कुल मिलाकर अगर हम बोले कि उनकी जब डेथ हो जाती है, उसके बाद आप जानते हो बड़े सारे डिस्प्यूट्स इनके शिष्यों के बीच में शुरू हुए। कुछ लोगों का मानना यह था कि बुद्धा की टीचिंग्स को ही हमें आगे लेकर चलना चाहिए और उनकी कोई अलग से पूजा नहीं होनी चाहिए, उनकी टीचिंग्स ही हमारी पूजा है। लेकिन कुछ लोगों ने यह भी माना नहीं,
हम बुद्धा की मूर्तियां बनाएंगे और उसकी उन मूर्तियों की मूर्ति फॉर्म में भक्ति करेंगे। ये ग्रुप बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ग्रुप बोल रहा है ऐसा होना चाहिए। फॉलोअर्स दोनों बुद्धिज्म के ही हैं, टीचिंग्स को दोनों मानते हैं बुद्धिज्म की, लेकिन अपने अपने सोच विचार है। एक चीज को लेकर डिस्प्यूट हो गया, एक चीज को लेकर आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट हो गया, एक चीज को लेकर बिलीफ टेंशन और स्किज्म उत्पन्न हो गया। तो क्या रिजल्ट हुआ? रिजल्ट यह हुआ इससे पैदा हुए अलग अलग प्रकार के बुद्धिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट, जैसे वज्रयान, हीनायान, महायान, थेरावाद। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपको यह बताना कमेंट बॉक्स में कि वो बुद्धिज्म का कौन सा स्कूल ऑफ थॉट था जो कि यह कहकर अलग हुआ था मेन ब्रांच से कि बुद्धा की भक्ति मूर्ति पूजन की फॉर्म में करनी चाहिए हमें। उस स्कूल का नाम क्या था? उस स्कूल ऑफ थॉट का नाम क्या था? वज्रयान, हीनायान, थेरावाड़ा, महायान, क्या नाम था? ठीक है, अभी तक 3 क्वेश्चन इस लेक्चर से आपके होमवर्क के लिए हैं। सेट के बारे में थोड़े से और जानते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जरा। तो कुछ एग्जाम्पल सेट के क्या हो सकते हैं? अब यहां पर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। हिंदू धर्म के बारे में काफी बातें कर ली, अब इस्लाम को पकड़ते हैं थोड़ा सा। देखो क्या है कि मेजर जो डिबेट चलती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आने वाले फर्दर लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वैसे इस्लाम के अंदर भी बड़े सारे सेट्स होते हैं, ठीक है, सब ग्रुप्स होते हैं, लेकिन मेजर जो टसल चलती रहती है, जो एक दूसरे के दुश्मन बने घूमते रहते हैं दुनिया के अंदर, वो सुन्नी और शिया होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को डिफाइन करो जिसको आप कह रहे हो कि ये जो व्यक्ति है ये है मुसलमान, तो कौन होता है या कौन होती है एक मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत? कौन होता है? हम इनको इनके पहनावे से ज्यादा अगर डिफाइन करना चाहें तो इनकी प्रैक्टिसेस, इनकी बिलीफ्स, इनके रिचुअल्स, इनके कस्टम्स के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। एक सच्चा मुसलमान, एक आदर्शवादी मुसलमान जो अपनी इस्लाम की भक्ति को फॉलो करते हुए, जिसको दुनिया ने यह पता है कि वो मुसलमान है, तो वो क्या करेगा? वो दोस्तों 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, राइट? वो खुद को और अपने बच्चों को इस्लामिक टीचिंग से रूबरू करवाएगा। और जब इन लोगों की कम्युनिटी फीस्टिंग होती है तो इनके यहां एक परंपरा चलती है मुसलमानों के यहां कि सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ये चीज होगी। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति जिसको दुनिया ने पैदा होने के बाद यह पता है कि भाई या बहन तू मुसलमान है, तुम्हें इस्लाम फॉलो करना है, तो ये तो हर जगह हो रहा है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, दुनिया का कोई मुसलमान है जो कुरान शरीफ के अलावा किसी और को सबसे टॉप लेवल की किताब मान रहा हो धर्म के नजरिए से? जहां पर कहीं 5 वक्त की नमाज के अलावा ऐसी टीचिंग सिखाई जाती है कि 50 वक्त की नमाज करनी है, या जहां पर ईद के टाइम पर कम्युनिटी फीस्टिंग ना चलती हो? बताओ, नहीं ना। लेकिन फिर भी यहां पर भी सेट क्या क्रिएट हुए? जी हां, बिल्कुल हुए। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक होमवर्क दिया था करने को कि ऐसा मुझे टर्म बताओ जो कि एक देश को संबोधित करे जो धर्म के बेसिस पर चलता हो, है ना। पाकिस्तान क्या है? एक थियोक्रेटिक देश है।
थियोक्रेटिक देश दोस्तों वो देश होता है जहां पर एक देश ये डिक्लेयर कर देता है कि हम इस पर्टिकुलर धर्म को या धर्म के आधार पर बने हुए। जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भारत ने कभी ऐसा लिखा हुआ है आपने संविधान या प्रियम्बल में सुना है? हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बताओ, है ऐसा कहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक सेकुलर मुल्क है जहां पर हम लोगों ने कोई भी अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये पहली लाइन बताई थी, राइट? हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, हमने नेशन स्टेट का कोई रीजन डिक्लेयर नहीं कर रखा है। अब जब मुसलमान आदमी है, ये सारी प्रैक्टिस एक मुसलमान आदमी एक मुसलमान औरत कर रहे हैं, नमाज पढ़ना, नमाज की तालीम को सीखना, अपने बच्चों को सिखाना, ईद मनाना, कम्युनिटी फीस्टिंग करना, दरगाह जाना, हज की यात्रा पे निकल जाना। और पाकिस्तान के अंदर तो इसका मतलब हमें देखने से ये लगेगा कि कोई भी अगर मुसलमान व्यक्ति होगा तो वो तो बहुत ज्यादा सेफ है। हिंदू व्यक्ति, क्रिश्चियन व्यक्ति, बुद्धिस्ट व्यक्ति, जैना व्यक्ति, सरदार व्यक्ति यहां पर खतरे में है। देखकर तो आपको अपने दिमाग में साइकोलॉजिकली ऐसी छवि लगेगी पाकिस्तान के बारे में, लेकिन सेक्ट की ताकत और उसके विनाशकारी प्रभाव को समझने की कोशिश करो आप सब। जब एक मुसलमान व्यक्ति, हमें ये लग रहा है पाकिस्तान एक थ्योरेटिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम है, तो जो भी पर्सन इस्लाम को फॉलो करता होगा या जो मुसलमान होगा तो वो तो बहुत सेफ होगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन लेट्स रीड अबाउट अहमदी मुस्लिम्स। ये एक माइनॉरिटी मुस्लिम सेक्ट है जो कि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान ने इसको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया और इनके खिलाफ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है पाकिस्तान में। मैं कह रहा हूं भले ही इनकी संख्या कम है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो संख्या के बेसिस पे डिसाइड होता है ना दोस्तों। भले ही माइनॉरिटी है, इनकी जनसंख्या कम है मान लिया, लेकिन है तो मुसलमान आदमी, है तो मुसलमान औरत। रह भी तो ऐसे देश रहे हैं जो कि थियोक्रेटिक कंट्री है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहां पर तो हिंदू को खतरा होना चाहिए, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान की छवि को मीडिया में पोर्ट्रे करा जाता है। मैं आपको यहां पर एक यूनिक बात बता रहा हूं कि सेक्ट के विनाशकारी प्रभाव ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने में आपकी कम्युनिटी आपके साथ एफिलिएटेड फील ही नहीं करेगी, जुड़ेगी नहीं वो आपसे। अब यहां पर अगर पाकिस्तान की सरकार को इनको अगर जोड़ना होता अहमदी मुस्लिम्स को अपने आप से, तो वो तो ये कह देते सीधा, तुम भी मुस्लिम हम भी मुस्लिम, रहो आराम से, सीना चौड़ा करके पाकिस्तान के अंदर। उनको तो अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया गया है, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। और ऐसे ही 4 जो मेजर रिलीजियस सेक्ट है अंडर इस्लाम, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, या जैसा कि आज मैंने आपको एक अच्छा वर्ड बताया, बिलीफ टेंशन हमें देखने को मिलती है। तो शिया सुन्नी के बारे में तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता ही दिया था। इसके अलावा देयर आर शिया सुन्नी नंबर 2, देयर आर इस्माइलीस एंड जैदियास। पाकिस्तान के अंदर अहमदीस के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो जब एक मेजर रिलीजियस ग्रुप से कुछ लोग जब अलग हो जाते हैं, कैसे धर्म छोड़कर नहीं जा रहे हैं, अपने खुद की बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, कस्टम्स, रिचुअल्स, थोड़े से नॉर्म्स, ये जब ये अलग से सेपरेट करना चाह रहे हैं, सेपरेट करने पे उतारू हो गए, तो जाकर इन लोगों को हम बोलेंगे ये एक मेजर रिलीजन का बन चुका है सेक्ट, जो कि ये सब फॉलो कर रहे हैं सेपरेट तरीके से। आई होप आपको सेक्ट के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा।
कोई भी दिक्कत? क्लियर है? दोस्तों दूसरा टर्म जो हम लोगों को डिस्कस करना था दैट वाज कल्ट, है ना? अब हम बोल तो साथ में देते हैं सेक्ट्स एंड कल्ट्स, जैसा कि आप लक्ष्मीकांत में कहीं से भी रट्टा मार लेते होगे। सेक्ट तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है? और जो भी सवाल मैंने आपसे पूछे हैं वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कल्ट क्या होता है? देखो कल्ट क्या होता है, अगर हम इसे रिलीजन के पर्सपेक्टिव से समझें, और एक बार के लिए मैं इसे नॉन रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर समझाने की कोशिश करूं, कल्ट होता है किसी एक इंसान को मैं एक कैरिस्मेटिक लीडर मान लूंगा कि यार इसके अंदर अंदरूनी शक्तियां हैं, पावर हैं, या नहीं भी है तो ये पर्सन मुझे मार्गदर्शन दिखाएगा, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे भगवान हो, और मैं अपने भगवान को आप में ही देख रहा हूं या देख रही हूं। तो किसी एक पर्सन को जब भगवान की जो एक औहदा है वो मिल जाता है, भगवान का औहदा मिल जाता है, भगवान की पोजीशन मिल जाती है, और उस पर्सन को कोई एक पर्सन भगवान नहीं मान रहा, बड़े सारे फॉलोअर्स जो है उस पर्सन ने गेन कर लिए हैं, तब हम कहते हैं, इसको कहते हैं कल्ट वर्शिप, इसको हम कहते हैं कल्ट वर्शिप। और यहीं से इंडिया के अंदर एक टर्म शुरू होता है जिसको आप अक्सर मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया वगैरह के अंदर ट्रैक करते होगे, या फिर करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह में आप पढ़ते होगे, कंसेप्ट ऑफ गॉड मैन। तो जब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, मैं आपको हर प्रकार के कल्ट पर्सनैलिटी के बारे में, कल्ट वर्शिप के बारे में बताऊंगा। अभी मैं इजीली तरीके से समझाऊंगा आपको क्या होता है, लेकिन इसके अंदर हर प्रकार के लोग कवर होते हैं। जैसे अघोरी बाबा, वो अघोरी बाबा जो कि तांत्रिक विद्या के अंदर सक्षम होते हैं। सदगुरु भी कई लोगों के लिए कल्ट पर्सनैलिटी हैं। एक टाइम पर ये दो हरामजादे भी किसी ना किसी के लिए कल्ट पर्सनैलिटी थे, आसाराम बापू और राम रहीम, ठीक है? और इवन शैतान मूवी अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो शैतान टाइटल है वो इसी के ऊपर है, ठीक है? आर माधवन के ऊपर, जो 3 इडियट्स में भी हीरो था, आमिर खान के साथ को एक्टर था। ये क्या करता है, अजय देवगन की बेटी को एक लड्डू खिला देता है, और ये उस पर कर देता है काला जादू, ठीक है? और इसने ऐसा बड़ी सारी लड़कियों पे कर रखा होता है, उनकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल इसके वश में होती है, उसकी साइकोलॉजी इनके वश, इस पर्सन के वश में होती है, और इसने सैकड़ों लड़कियां एक हवेली में ऐसे इकट्ठी कर ली होती है, ठीक है? तो आप कहोगे कि सर आप कभी आप सदगुरु की बात कर रहे हो, कभी आप अघोरी बाबाओं की बात कर रहे हो, कभी आप तांत्रिक की बात कर रहे हो, कभी आप इन दो हरामजादों की बात कर रहे हो, और कभी आप बता रहे हो कि यहाँ पर जादू टोना, ठीक है, टोना टोटका, ये सब जो है ये भी चलता है। तो कल्ट एग्जैक्टली है क्या, ठीक है? व्हाट इज कल्ट वर्शिप या कल्ट रिलीजन? कल्ट वर्शिप तो देखो मैंने आपको नॉन रिलीजियस टर्म्स में दोस्तों आपको समझाई थी कि वो किसी एक पर्सन की अंधाधुंध भक्ति को डिनोट कर सकता है, लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है तो वो समझते हैं। जो कल्ट रिलीजन होता है वो एक छोटा रिलीजियस ग्रुप होता है। अब क्या, मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या सेक्ट एक लार्जर रिलीजियस ग्रुप का पार्ट था? क्या ये जो हीनायान महायान वाले हैं ये बुद्ध, क्या हम इनको भी बुद्धिस्ट कहेंगे क्या? क्या वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स को हम लोग हिंदूज कहेंगे क्या? बिल्कुल कहोगे। क्या आप इस्माइलीज को और जैदियास को और अहमदीज को मुस्लिम्स कहोगे क्या? शिया और सुन्नी को मुस्लिम कहोगे क्या? बिल्कुल कहोगे। तो आपकी दिमाग में कंफ्यूजन क्या बैठ जानी चाहिए आज फिक्स, कि जो सेक्ट होता है उसके अंदर जो सेक्ट का जो ग्रुप होता है वो एक लार्जर रिलीजियस कम्युनिटी का पार्ट होता है कि नहीं होता है? वो उसी का एक ऑफशूट होता है ना, वो उसी की एक ब्रांच होती है ना, राइट? बिल्कुल इसके अगेंस्ट कंसेप्ट वर्क करता है कल्ट का।
कल्ट जो होता है इट इज अ स्मॉल रिलीजियस ग्रुप जो कि लार्जर रिलीजियस ग्रुप का पार्ट नहीं होता. किसका पार्ट नहीं होता? लार्जर रिलीजियस ग्रुप या ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड रिलीजन का पार्ट नहीं होता. और ऐसा माना जाता है कि ये जो छोटा रिलीजियस ग्रुप है, यहां पर बड़े सारे लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं उनकी विचारधारा या तो बड़ी एक्सट्रीम हो सकती है या दूसरे लोगों के लिए काफी डेंजरस हो सकती है और खुद के लिए भी डेंजरस हो सकती है. कैसे डेंजरस हो सकती है वो अभी मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये पिक्चर्स आपको जस्टिफाई कर रही होंगी कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ऐसे भूत प्रेत भगाने की विद्याओं में, तांत्रिक विद्याओं में खोपड़ी कंकाल हड्डियों की मतलब बलि दे रहे हैं, हवन कर रहे हैं, खून का पात्र भरा जा रहा है. ठीक है, ऐसी चीजों में तांत्रिक विद्याओं को जो उजागर करा जा रहा है, ये चीज काफी ज्यादा विनाशकारी हो सकती है किसी और के लिए भी और खुद के लिए भी, अगर इसको सही तरीके से ना करा जाए. सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए एज अ ऑब्जर्वर ये प्रतीत होता है, ये फील होता है. अब जो कल्ट रिलीजियस ग्रुप होता है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोस्तों. नंबर 1, देयर इज अ कैरिस्मेटिक लीडर. जो कल्ट्स होते हैं, जो एक रिलीजियस ग्रुप है छोटा सा जो कि राजा रिलीजियस ग्रुप का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है, वहां पर जनरली इनको ज्ञान देने वाला एक धर्म गुरु होता है. जनरली, हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं, जनरली होता है. ठीक है, जो कि ऑर्डर करता है दूसरे मेंबर्स को, आपकी सोच विचार क्या होना चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, रवैया क्या होना चाहिए, कैसे आपको उठना है, सोना है, बैठना है, क्या पहनना है, क्या तावीज लगाना है, कैसे नहाना है, कौन से दिन साबुन नहीं लगाना है, थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं. कुछ भी ऐसे रीति रिवाज परंपरा, कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, वो एक लीडर गाइड करता है जिसके अनुसार बाकी सारे लोग चलते हैं. ठीक है. नंबर 2, आइसोलेशन. कल्ट जो है वो रिलेटिव आइसोलेशन में रहते हैं एज कंपेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड. अब ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि छुप कर रहते हैं, कहीं दब कर रहते हैं, इनके बारे में आपको जानने को नहीं मिल सकता. लेकिन क्योंकि ये लार्जर मेजॉरिटी मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड रिलीजियस ग्रुप का पार्ट नहीं है, इसलिए इनके भक्त, इनकी फैन फॉलोइंग अलग ही चल रही होती है. ठीक है, ये अनऑर्थोडॉक्स बिलीव्स भी रखते हैं. कल्ट्स आर ऑफन कंसिडर्ड टू हैव अनऑर्थोडॉक्स या फिर स्प्यूरियस बिलीव्स, जो कि मेजर जो बिलीफ चली आ रही होती है. अब आप कहोगे सर अनऑर्थोडॉक्स बिलीफ सही तो है, लेकिन दोस्तों हर एक धर्म में, क्योंकि धर्म सारे पुराने हैं, तो उनकी सोच, रीति रिवाज, परंपरा, उनके अनुसार ही आज भी हम अपने जीवन को चलाते हैं. तो वो ऑर्थोडॉक्स परंपराएं कहीं ना कहीं झलकते हुए दिखनी तो चाहिए, लेकिन कल्ट में ऐसा नहीं होता. उनकी बिलीव्स अनऑर्थोडॉक्स होती हैं. एंड सबसे खतरनाक बात जो ऑब्जर्वर को भी फील होती है और इनका ग्रुप का पार्ट बनने से पहले काफ़ी बार, या फिर जो इसका पार्ट होते हैं उनको भी कभी कभार फील होती हैं कि कल्ट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद सिनिस्टर प्रैक्टिसेस एंड डेमोस्ट्रेशन. सिनिस्टर होता है एनीथिंग विच इज हैविंग एन ईवलिश या डेविलिश एलिमेंट इन इट. ठीक है, तो हो सकता है कि ये भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करें, भगवान को कोसें, ये कहें कि जो बुरी आत्माएं हैं उनसे एनर्जी हम खींचते हैं, हमें शैतानी शक्तियों को उजागर करना चाहिए. ऐसी बातें लोगों के दिलों में दहशत डाल सकती हैं, लोगों को डरा सकती हैं. और कोई आपको अगर ये बोल दे कि कोई एक पर्सन ऐसे तांत्रिक बाबा के पास तुम्हारे घर परिवार को नष्ट करने के लिए जादू टोना करवा कर आया था, उसने कोई पुड़िया रख दी, कोई बाल रख दिए, तुम्हारे घर के दरवाजे में नींबू रख दिया था, कोई चाकू रख दिया था, और आप बड़े टाइम से अगर बीमार चल रहे हो, घर का सदस्य कोई बीमार चल रहा है और ऐसी अनहोनी अगर हो जाए, तो आप फिर ये मानने लग जाते हो कि हाँ नज़र रखती है, टोना टोटका जैसी चीज़ होती हैं, ब्लैक मैजिक होता है, ईवलिश और डेवलिश चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. तो आप अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये होता है कि नहीं होता, ये अलग बिलीफ है, मैं कोई नहीं होता उसके ऊपर कमेंट करने वाला, वो आप जानो. लेकिन जब नेगेटिविटी इंसान के ऊपर बहुत हावी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल ये कहता है,
अगर आपको एक नेगेटिव चीज़ बोली जाए और एक पॉजिटिव चीज़ बोली जाए तो आपका दिमाग 90% टाइम्स नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। मान लो मयूर की बंदी है, ठीक है, मयूर उसको फोन कर रहा है कि क्लास से पहले भाई अपनी बात हो जाए। अब उसने 3 बार मयूर का फोन उठाया नहीं, चौथी बार ने मयूर ने जब फोन करा तो उसका फोन बेदी जा रहा है बड़े टाइम से। अब मयूर इस चीज को हो सकता है पॉजिटिव वे में ना लेके उसका क्या हो गया होगा क्या नहीं हो गया होगा, उसका दिमाग नेगेटिविटी पर सबसे पहले ये बना लेगा, साला मेरा फोन 3 बार उठाए नहीं और दूसरा का कॉल पहले देख गया, वहां पहले बिजी होगी जाकर, मैं यहां बैठा हूं मैं उल्लू। और छूटते ही कॉन्वर्सेशन पे जब वो फोन उठाएगी तो मयूर ये उससे यही कहने वाला है, भाई मेरा फोन नहीं दिख रहा तुम्हें। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है ये अपने आप में दर्शा रही है कि ह्यूमन साइकोलॉजी का दिमाग कभी भी पॉजिटिविटी या न्यूट्रल चीजों की तरफ सोचता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि उसको कोई परेशानी हो सकती है, किसी का कॉल आ गया होगा, वो कहीं वॉशरूम में होगी, कहीं उसने फोन सुना नहीं होगा या साइलेंट पर होगा, देखा नहीं होगा, और जैसे ही जब फोन उठाए तो उसके पापा का फोन आ गया। लेकिन उल्टी सीधी स्टोरी मेकिंग चल रही है दिमाग के अंदर। ऐसे ही मैं बताने यहां पर आपको क्या चाह रहा हूं, जब ये जो चौथे पॉइंट के ऊपर जब कल्ट भक्ति होती है, सिनिस्टर प्रैक्टिसेस, इविलिश या डेविलिश प्रैक्टिसेस, आप अपने ईश्वर से कमाई हुई आराधनाओं की जो इन्वेस्टमेंट होती है आप उसको अपने दिमाग से भूल जाते हो, और कोई आपको ये पट्टी पढ़ा दे कि भूत प्रेत, टोना टोटका, चौराहे को लांगना, दिवाली की रात को ब्लैक मैजिक होना, आपके घर पे कोई कुछ रख गया, आपके चाचा ने आपको कुछ करवा दिया, आप बर्बाद हो जाओगे, तो वो आप अपनी भक्ति को छोड़कर अपने ईश्वर के ऊपर आराधना और उसके विश्वास को छोड़कर आप ऐसी चीज़ों में मान लग जाते हो। और कल को आप ऐसी चीज़ों में घुसकर जितना घुसोगे, जितना डील करोगे, और ज़्यादा बीमार अपने आप को कर सकते हो। ऐसे बड़े सारे ऑब्जर्वर्स का मानना है। ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये कल्ट भक्ति फिर क्या गलत है क्या? ये जो कल्ट वर्शिप है सर गलत है क्या? अगर यहाँ पर ऐसे आप भूत प्रेतों की बातें बता रहे हो, खोपड़ी कंकाल से आराधनाएं हो रही है, ये सब गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर मोरैना एक जिला है, भिंड जिले के पास, वहां पर एक मंदिर है 64 योगिनी। वो मंदिर बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि वहां पर तांत्रिक वर्शिप चलती है। आप वहां पर तांत्रिक विद्याओं की सिद्धि को प्राप्त करोगे। आप दिवाली की रात को कभी जाओ वहां पर, आपको अघोरी बाबा बैठे मिलेंगे जो कि खोपड़ा लेकर किसी शमशान घाट से इंसानों की हड्डी को लेकर आए होंगे और अपनी शक्तियों को पूरे साल के लिए उजागर कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है दिवाली की रात सबसे ज्यादा पूरे साल के अंदर टोने टोटके वाली रात होती है। लेकिन आपको इतना ज्यादा टोना टोटका होती है कुछ दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो खुशी और पॉजिटिविटी के संकेत एटमॉस्फेयर में होते हैं। इस दिन भगवान राम अयोध्या से लौटे थे। दूसरी चीज, पटाखों की गूंज और दियों की रोशनी हर तरफ इतनी ज्यादा उजागर फैली होती है कि वो काली अंधेरी टोने टोटके वाली रात दिवाली की वो आपको दिखती नहीं है, ऐसी फील नहीं होती है कि इतनी घनी काली रात है, कि जिसमें आज की रात तांत्रिक विद्या अपनी चरम सीमा पर है। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है। मैं फिलहाल यहाँ पर हिंदू धर्म की बात करूंगा क्योंकि मैं हिंदू धर्म की तांत्रिक विद्याओं को थोड़ा बहुत समझता हूँ, जानता हूँ। अगर किसी ने अपनी तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, तो उस चीज को काटने के लिए आपको एक काउंटर विद्या भी तो आनी चाहिए ना। इसलिए ये चीज कोई गलत नहीं है। ठीक है, ये चीज कोई गलत नहीं है। तो टर्म कल्ट का मतलब यह भी हो सकता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड रिचुअल्स। आप किसी ना किसी चीज में तो यकीन मान ही रहे हो, कुछ ना कुछ रीति रिवाज परंपरा तो फॉलो कर ही रहे हो। आपकी हो सकता है बहुत ज्यादा डिवोशन हो किसी एक पर्सन के प्रति, पर्सन नहीं तो किसी एक आइडिया के प्रति, किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रति, किसी एक मूवमेंट के प्रति, या किसी एक काम के प्रति। तो होगा क्या, आप उस चीज को एनर्जी देने लगोगे और वो आपके लिए बन जाएगी पॉजिटिव। जैसे
मान लो कि आपके पास एक टी शर्ट है और आपने अक्सर ये देखा जब इस टी शर्ट को आप थर्सडे वाले दिन पहनते हो आपको खुशखबरी पे खुशखबरी ही सुनने को मिलती रहती है, पूरा दिन आपका हैप्पी जाता है। आपने इस टी शर्ट को एनर्जी दे दी, ये आपके लिए वैसी ही वर्क करेगी। किसी को अगर आप बार बार ये बोले जा रहे हो इस पर्सन ने मेरे ऊपर काला जादू करवा रखा है, ब्लैक मैजिक करवा रखा है, ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, इसके आने से मेरा पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, इसकी शक्ल भी देख लो तो मनू से टपकने लग जाती है, तो आप उसको उस प्रकार से एनर्जी दे रहे हो तो वो पर्सन या वो ऑब्जेक्ट या वो चीज वैसे ही वर्क करेगी आपके लिए। इसी को कहते हैं आजकल इंस्टाग्राम की भाषा पे रेड फ्लैग्स। जब आपको ऐसे अंदर से इंट्यूशंस आने लग जाती हैं, ठीक है। कल्ट का और मतलब क्या होता है? इट इज अ सिस्टम। ऐसा माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको इतना बताया, फोटो लगा रखी है मैंने गौरी बाबा की, तांत्रिक बाबाओं की। तो इट इज अ सिस्टम फॉर द क्योर ऑफ डिसीज बेस्ड ऑन डॉगमा। मतलब लोग ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा विश्वास होता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां जो डॉक्टरों के पास जाने से ठीक नहीं होती हैं, तो वैसे बाबाओं के पास जाओ, वो तुम्हें इलाज बताएंगे। अक्सर इस चीज को मैं प्रूव कर देता हूं, पूरी इंडिया स्पेसिफिक एक कॉमन बात कर देता हूं। जिस भी पर्सन को भारत के अंदर जॉन्डिस होता है, जिसको हिंदी में आप बोलते हो पीलिया, वो पर्सन डॉक्टर के पास जाए ना जाए, एक ना एक बार किसी ना किसी, वो उधर बाबा बैठते हैं, वो उधर वो बैठते हैं, वो आपको एक माला पहनाएंगे मोतियों की और वो करके, ऐसा चलता है ना, धागा लगता है वो लगता है, ऐसे एक लोकल आदमी के पास जरूर जाते हो, ठीक है। मैं यहां पर लेकिन इस चीज से आपको कल्ट की प्रैक्टिस नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं क्या ये भी ऐसे बिहेव करते हैं? जी हाँ, बड़े सारे रिलीजियस लीडर्स ऐसा दिखाते थे। इस हरामजादे की बात ही कर लो कि भाई मैं अपना हाथ जो है किसी के सर के ऊपर रख दूँ, अपना अंगूठा किसी के माथे से छुला दूँ, उसका मानसिक तनाव दूर हो जाता है, उसके ऊपर टोने टोटके की जो शक्ति चढ़ी हुई है वो दूर हो जाती है। अब मैं इनको गालियां क्यों बक रहा हूं? क्योंकि दे आर प्रूवन गिल्टी, है ना। रेपिस्ट हैं दोनों के दोनों, मर्डरर्स हैं। ये राम रहीम है, ये आसाराम बापू है, ठीक है। सदगुरु ऑल्सो ट्राइज टू showcase to the world that if you do शिवा भक्ति, तो आपको भक्ति के कुछ नियम इस तरीके से उसका पालन करना है और आपको एक अलग ही एनलाइटमेंट, एक एनर्जी जो है वो फील होगी। अब यहां पर लेकिन बात करते हैं कि सर जो कल्ट फिगर हैं, और एक बात याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लेक्चर में, काफी बार मैं बोल चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, कल्ट भक्ति हमेशा पर्सन को लेकर नहीं है। मैंने जैसा कि यहां पर बताया, इट इज अ ग्रेट डिवोशन टू अ पर्सन ना हो तो आइडिया, ऑब्जेक्ट, मूवमेंट या फिर वर्क, कुछ भी हो सकता है। एक टी शर्ट के ऊपर आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी एक चीज है, ठीक है। लेकिन जनरली यहां पर एक कैरिस्मेटिक लीडर तो होता ही होता है, जनरली, ऑफन, ठीक है। तो जैसे आप, हाँ, मैं आपको बता रहा था कि आप जनता की बात करो, अगर जनता के पर्सपेक्टिव कि जनता मूर्ख है सर, क्या उसको समझ में नहीं आता क्या, वो क्यों इनके पीछे पीछे जा रहे हैं? तो अब यहां पर मैं वही कह रहा हूं कि आप जनता को सही या गलत या फिर मूर्ख या फिर होशियार नहीं कह सकते। वो इस वजह से क्योंकि फॉलो करने वाली भीड़ उनको सुन रही है, उनको देख रही है, यूट्यूब पे उनको लाइक कर रही है, उनके लिए कमेंट कर रही है, उनके लिए मरने मिटने को तैयार है, और आपने अगर कुछ अगेंस्ट बोला तो आपको भी मारने के लिए तैयार है। जैसे मैंने आपको सोसाइटी के और भी लेक्चर्स में इधर उधर जगह पर ये चीज़ें बता रखी हैं कि जैसे मैंने आपको प्रदीप मिश्रा जी के बारे में भी बताया था
वो भी शिवा भक्ति को प्रमोट करते हैं। शिव महापुराण, जब हम उपेंद्र सिंह की सीरीज़ कर रहे थे, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में बताया था, समझाया था। नॉर्थ इंडिया में यूपी और इधर उधर छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, दिल्ली, नोएडा, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है काफ़ी ज़्यादा। वो कहते हैं कि बड़े बड़े रिचुअल्स प्रैक्टिसेस या ढोंग करने का या महंगी भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है। शिवा की भक्ति हर किसी के लिए है। और उनका एक फेमस जो एक डायलॉग चलता है वो ये है, सारी समस्या का हल सिर्फ एक लोटा जल। आप सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, कुछ भी नहीं करना आपको इसके विपरीत। इसके अलावा आपको हर चीज़ का निवारण मिल जाएगा अगर आप शिवा को अपना पिता मानते हो, अपना दोस्त मानते हो, अपना भाई बंधु मानते हो, या किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से आपने उनके साथ अपना रिश्ता बना रखा है। सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे अपने मन की बात कहो और वो चीज़ आपको पूरी होती दिखेगी। अब आपके दिमाग में या फिर नॉर्मल जनता के दिमाग में सवाल उठता है, सर किसकी बातें सही, किसकी बातें गलत? तो देखो, जितने लोग जाते हैं किसी कैरिस्मेटिक लीडर के पास, धर्मगुरु के पास, कहीं ना कहीं उनकी मुरादें, उनकी आशाएं, उनकी विशेष पूरी हो रही हैं, तभी तो वो उसमें लीन है उनकी भक्ति में, उनको वो एक एनर्जी मिल रही होगी। आसाराम बापू के जेल जाने के बाद भी और उनको रेपिस्ट घोषित होने के बाद भी आज भी इंडिया में काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग तो गारंटी हैं, जो इनकी फ़ोटो घर पे लगाकर आज भी इनकी भक्ति करते होंगे। और सेम विद राम रहीम, पक्का होंगे। उनके लिए वो भक्ति के लिए वो सिंबॉलिज्म इनका कभी मिटेगा ही नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, आप जिस चीज़ को एनर्जी देते हो और वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो। अब ये टी शर्ट जिसको आप थर्सडे को पहनते हो और आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत खुशियाँ मिलती हैं, क्या पॉजिटिव दिन जाता है आपका। आपकी गर्लफ्रेंड ने भी आपको इसी दिन हाँ करा था। अब ये टी शर्ट अगर आपको घर पे ना मिले तो आप कलेश मचा दोगे घर पे। मेरी टी शर्ट का है, आज थर्सडे है, मम्मा आपको पता मैं यही पहनता हूँ, आज थर्सडे को कहाँ रख दी मेरी टी शर्ट? क्यों? आपको एक फील होता है कि भाई आपकी एनर्जी खो रही है अंदर से। इसलिए धर्मगुरुओं से जनता को छीनना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपने जब ओ माय गॉड मूवी देखी होगी ना, जो पार्ट 1 है, अक्षय कुमार बीइंग लॉर्ड कृष्णा परेश रावल को एक बात समझाता है, लोगों से कभी भी उनका धर्म छीनने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको ये सारी चीजें? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है? तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके के मटेरियल को अगर आप ये एक्सेस करना चाहते हो, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ये मटेरियल वगैरह को कैसे एक्सेस करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर और जीमेल पर मेरे साथ बड़े सारे मैसेजेस पड़े हुए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करो। ठीक है, एक पर्टिकुलर जो चैप्टर है जो टीम ने प्रिपेयर कर रखा होगा, ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि ये जो सिर्फ 7-8 पेज हैं, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है या किसी भी बुक का कोई भी जो चैप्टर है, उसके लिए यू नीड टू गिव 21 रुपीज़। ठीक है, ऑन दिस क्यू आर कोड, स्कैन द क्यू आर कोड, पेमेंट कंप्लीट कर लो। और ये मेरा पर्सनलाइज नंबर है जिसमें व्हाट्सएप भी है, टेलीग्राम भी है। आप इस पर स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर वी हैव मेड द पेमेंट और ये मटेरियल आपको चाहिए। तो ये पीपीटीज और ये पीडीएफ आपको डायरेक्टली पूरी की पूरी मिल जाएंगी। ग्रुप पे जो मैं डालता हूँ टेलीग्राम पर, वो ट्रायल होती हैं। ऐसा मत समझना कि 7-8 पेज ही आपको मिल रहे हैं और हर लेक्चर के लिए कि आपको 21 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नहीं, कंप्लीट चैप्टर आपको 21 रुपीज़ में मिलेगा। अब वो क्योंकि टीम ने मेहनत कर रखी है और उनकी सैलरी उससे उनको मिलने वाली है, तो इसलिए 21 रुपीज़ इसलिए फ्री नहीं करी जा सकती है, उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, तो इस तरह की मज़ेदार डिस्कशन हम लोग और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।